हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। कक्षा 12 रसायन विज्ञान इकाई 2 विलयन। यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपको एक राउल्ट का नियम बताएंगे। हालांकि इसके एग्जाम में फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गई आने की, लेकिन आपको आना चाहिए, चीजों को समझना अति आवश्यक है। राउल्ट का नियम क्या है और कब लागू होता है? देखिए, सिंपल सी बात है। आप ये मान के चलिए, मेरे पास क्या है, कोई बर्तन है। इस बर्तन में मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है। और ऊपर मैंने क्या किया, विलायक, पहला विलायक ले लिया, जल। दूसरा विलायक, इसके अंदर मैंने पेट्रोल डाल सकते हो, आप डीजल का इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी के तेल का, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे विलायक दो, आपने मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल ले लिया, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों की खासियत क्या है जानते हैं आप? एक बॉटल के अंदर ऐसा करके देखना, एक बॉटल के अंदर आप ऐसा करके देखना कि एक ही बॉटल में आपने पानी भी लिया है और मिट्टी का तेल लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स करो, दोनों मिक्स हो जाएंगे, समांगी मिश्रण जैसा बन जाएगा। लेकिन कुछ समय आप रखा रहने दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पानी सारा नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर, मतलब दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, सेपरेट हो जाएंगे। पानी रहेगा नीचे क्योंकि पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, और तेल रहेगा ऊपर, तेल का घनत्व तो कम होता है। पानी के अंदर सरसों का तेल मिलाते हैं तब भी ऐसे ही होता है, मिट्टी का तेल मिलाओगे तब भी ऐसे होगा, डीजल मिलाओ, पेट्रोल मिलाओ, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, परस्पर अमिश्रणीय विलायक है। क्या है भैया ये? परस्पर अमिश्रणीय विलायक। तो दो विलायक हैं, दोनों कैसे हैं? परस्पर अमिश्रणीय। अब मैंने इसके अंदर कोई पदार्थ ए डाल दिया। ये पदार्थ की खूबी यह है कि वो पदार्थ विलायक एक में भी विलय है, मतलब इसके अंदर भी घुल जाता है, और वो पदार्थ विलायक 2 में भी विलय है, इसके अंदर भी घुल जाता है, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे तो बात सिंपल हो गई। अब रूल स्टार्ट होता है, तो अगर पदार्थ घुलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ 10 ग्राम मान लिया पदार्थ ए लिया था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 ग्राम में से विलायक 1 में कितना घुला और विलायक 2 में कितना घुला? क्या मैंने पदार्थ मान लिया, दूसरा ले लिया, बी ले लिया, और मैंने 100 ग्राम ले लिया। अब मैं कैसे, मुझे कैसे मालूम पड़े, मैंने तो 100 ग्राम डाला, पूरा घुल गया, मुझे कैसे पता चले कि 100 ग्राम में से विलायक 1 में कितना ट्रांसफर हुआ और विलायक 2 में कितना ट्रांसफर हुआ? इसका सॉल्यूशन इसके नियम से दिया जाता है। अरे मैं गलत लिख रहा हूँ, राउल्ट का नियम है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये नर्स्ट का वितरण नियम है, नर्स्ट का वितरण नियम। तो हम लोग नर्स्ट के वितरण नियम की बात कर रहे हैं। ये नियम मुझे बताएगा कि कोई पदार्थ जो मैंने लिया है दोनों विलायकों में किस अनुपात में वितरित होगा। तो नर्स्ट कहते हैं कि परस्पर संपर्क में रखे 2 अमिश्रणीय विलायकों में, जो दिख रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूं परस्पर है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं है, परस्पर संपर्क में है, और कैसे दोनों अमिश्रणीय है। परस्पर संपर्क में रखे 2 अमिश्रणीय विलायकों में कोई विलय इस प्रकार वितरित होता है। परस्पर संपर्क में रखे 2 अमिश्रणीय विलायकों में कोई विलय इस प्रकार वितरित होता है। किस प्रकार वितरित होता है कि दोनों, मान लिया पहले विलायक के अंदर विलय की सांद्रता कितनी है, C1, दूसरे विलायक के अंदर विलय की सांद्रता कितनी है, C2 है, तो इनका अनुपात हमेशा कांस्टेंट होगा। या ऐसे लिख लो, K बराबर क्या होगा, C1/C2, ठीक है। यदि परस्पर संपर्क में रखे 2 अमिश्रणीय विलायकों में कोई विलय इस प्रकार वितरित होता है कि दोनों विलायकों में विलय की सांद्रताओं का अनुपात कांस्टेंट होता है। अब एक बार आपको कांस्टेंट पता है, क्या इसका यूज कैसे होगा? मान लिया आपको वितरण गुणांक, जिसे नर्स का वितरण गुणांक कहते हैं, जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, K की वैल्यू पता है, और पहले विलायक में आपको विलेयता या सांद्रता मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, 1 2 3 चीजें हैं इसमें, 3 में से कोई 2 चीजें पता हो तो तीसरी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। वितरण गुणांक पता है आपको, और पहले विलायक में विलेयता पता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे विलायक में विलेयता निकाल सकते हो। वितरण गुणांक पता है और दूसरे विलायक के अंदर विलेयता पता है,
तो पहले विलायक के अंदर विलेयता निकाल सकते हो। मतलब सिंपल सी बात। अब वितरण गुणांक बोलेगा, वितरण गुणांक कैसे निकालूंगा? सिंपल सी है कि आप क्या करिए, विलायक एक अलग लीजिए, मिक्स मत करिए, अलग लो विलायक एक, उसके अंदर पदार्थ घोल के देखो, विलायक एक के अंदर विलेयता हो जाएगी। फिर सेपरेट लो, कौन सा? विलायक दो, उसके अंदर घोल के देखो, वो दूसरे विलायक के अंदर विलेयता हो जाएगी, और दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? वितरण गुणांक। तो आपको वितरण गुणांक पता है और एक के अंदर विलेयता पता है, या एक के अंदर सांद्रता पता है, तो दूसरे के अंदर सांद्रता आप याद कर सकते हो। यही हमारा गैस का वितरण नियम है। अगर इस नियम की सहायता से मुझे ये अगर पता हो 100 ग्राम पदार्थ मैंने घोला है और मैं जानना चाहूँ, मुझे वितरण गुणांक पता हो कि इसमें कितना घोला है, इसमें कितना घोला है, तो मैं दोनों में मात्रा ज्ञात कर सकता हूँ। उसका आधारित आंतरिक प्रश्न आगे कराऊंगा। ठीक है। अब देखिए, कुछ सूत्र बहुत आसान से पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल को ज्यादा वेटेज मिलता है, थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा आती है। शुरू के 4 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताता हूँ जिनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। उनमें से एक सूत्र है पहला, इसे बोलते हैं नॉर्मलता समीकरण। इसे समझिए, नॉर्मलता समीकरण क्या होती है? नॉर्मलता समीकरण होती है N1 B1 बराबर N2 B2। मतलब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, कोई ऑक्सीकारक और कोई अपचायक आपस में अभिक्रिया कर रहा है, दोनों ही कंडीशन है। मान लिया किसी अम्ल ने किसी क्षार के साथ अभिक्रिया की, जिस अम्ल ने अभिक्रिया की उस अम्ल की नॉर्मलता थी सपोज 1/10। जिस अम्ल ने अभिक्रिया की उस अम्ल का आयतन कितना खर्च हुआ? 20 ml आयतन उस अम्ल का खर्च हुआ। ठीक है भाई, अम्ल और क्षार की पूर्ण अभिक्रिया हुई, मुझे पता है कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएगी। किसी बंदे ने बता दिया कि अम्ल कितना इस्तेमाल हुआ, 1/10 नॉर्मलता वाला 20 ml अम्ल इस्तेमाल हुआ है, और उसने यही बता दिया कि क्षार कितना इस्तेमाल हुआ, बोले 5 ml क्षार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अम्ल की N1 अम्ल की नॉर्मलता हो जाएगी, B1 अम्ल का आयतन हो जाएगा, N2 क्षार की नॉर्मलता हो जाएगी, B2 क्षार का आयतन हो जाएगा। मतलब अम्ल की नॉर्मलता N1 1/10, अम्ल का आयतन B1 20 ml, क्षार की नॉर्मलता N2 मुझे मालूम नहीं है, निकालनी है। क्षार का आयतन B2 कितना है? 5 ml है। सूत्र लगा देंगे N1 B1 बराबर N2 B2, तो क्या होगा? मुझे क्षार की नॉर्मलता पता चल जाएगी। मतलब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो रही हो, ऑक्सीकारक अपचाय के बीच अभिक्रिया हो रही हो, आपको बता दिया जाए कि इतनी नॉर्मलता वाला अम्ल का इतना आयतन खर्च हुआ और क्षार का इतना आयतन खर्च हुआ है, तो क्षार की नॉर्मलता बताओ, आप निकाल सकते हो। या ऐसे भी कह सकता है कि इतनी नॉर्मलता वाला इतना अम्ल खर्च हुआ और इसने अभिक्रिया इतनी नॉर्मलता के क्षार से की है, तो क्षार का आयतन बताओ। तो मान लिया यहाँ पे नॉर्मलता बता दे क्षार की कितनी है, नॉर्मलता क्षार की बता दे कि 1/20 है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्षार का आयतन निकाल सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि क्षार की नॉर्मलता भी बता दे, क्षार का आयतन भी बता दे। ठीक है, अब इधर दोनों में से कोई एक चीज बता दे कि अम्ल का आयतन बता दे 25 ml, और क्या करें? अम्ल का नॉर्मलता आपसे पूछ ले। तो इन स्थितियों में अगर अम्ल क्षार का मामला है तो एक तरफ अम्ल और एक तरफ क्षार लिख लो, N1 B1 N2 B2। ऑक्सीकारक अपचायक का मामला है, एक तरफ ऑक्सीकारक एक तरफ अपचायक, एक तरफ N1 B1 एक तरफ N2 B2, और आपका काम हो जाएगा। अब इसी समीकरण को विशेष परिस्थितियों में तनुता समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो समीकरण से हम रहेगी, कभी बोलेंगे इसे हम नॉर्मलता समीकरण, कभी बोलेंगे तनुता समीकरण। अंतर समझिए क्या मतलब है इसका। इस बर्तन में मेरे पास कोई अम्ल है, ठीक है, अम्ल कितना है? सपोज 100 ml है, और इसकी जो नॉर्मलता है वो कितनी है? N/10 है। अब किसी बालक ने इसमें पानी मिला दिया, लौट के चला गया, 10 लीटर पानी 900 ml पानी मिला दिया, या आपने ही मिला दिया, और पानी मिलाओगे आप, अगर 900 ml पानी मिला दिया आपने, 900 ml वाटर ऐड कर दिया, तो जो 100 ml का वो 100 ml नहीं रहा, 100 ml + 900 ml ये बन गया 1000 ml।
तो जल मिलाने से पहले आयतन कितना था 100 ml, और जल मिलाने के बाद कितना हो गया 1000 ml हो गया। अब भैया आयतन बदला है, क्या नॉर्मलता वही रहेगी? परिभाषा पढ़ चुके हो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में, मतलब आयतन बदलेगा तो नॉर्मलता भी बदल जाएगी। n/10 नॉर्मलता कब थी? जब आयतन 100 ml था। अब भैया आयतन बदल गया है तो नॉर्मलता भी बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में N1 क्या होता है? देखो, जल मिलाने की क्रिया को कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं? जल मिलाने की क्रिया ही तनुकरण है। तो N1 क्या है? जल मिलाने से पहले नॉर्मलता मतलब 1/10। V1 क्या है? जल मिलाने से पहले आयतन यानी 100 ml। N2 क्या है? जल मिलाने के बाद नॉर्मलता पता नहीं है कितनी है, निकाल सकता हूं मैं, निकालनी है मुझे N2। V2 क्या है? जल मिलाने के बाद आयतन कितना हो गया 1000 ml। तो इस तरह से इन परिस्थितियों में लागू की गई समीकरण वही है N1V1 बराबर N2V2, और ये समीकरण अब क्या कहलाएगी? तनुता समीकरण। इसका प्रयोग भी आप याद कर लीजिएगा, फिलहाल समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी आंतरिक प्रश्न आपको आगे कराया जाए। तो एक तो फार्मूला ये हो गया, तनुता समीकरण कहा जाएगा, नॉर्मलता समीकरण N1V1 बराबर N2V2। अगला सूत्र जो आपने पढ़ रखा है पहले से, मैंने सांद्रता पहले वाले पेज पे पढ़ाया था आपको कि ग्राम पर लीटर में सांद्रता अगर निकालनी है तो सिंपल फार्मूला होता है ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। N फॉर नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मलता, E फॉर इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। तो सूत्र होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ये दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर 3 चीजें आपको दिख रही हैं, 3 में से कोई 2 चीजें मालूम होंगी तो हम तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरा सूत्र जो आंतरिक प्रश्नों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है नॉर्मलता बटा मोलरता और बराबर n। यहाँ भी 3 चीजें, एक नॉर्मलता, एक मोलरता और n। 3 में से कोई 2 चीजें आपको पता होंगी और आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। n नॉर्मलता आप जानते हो, n मोलरता आप जानते हो, n क्या है? अब n परिवर्तनीय है, मतलब अगर ये फार्मूला आपने अम्ल पर लागू किया है तो n होगा अम्ल की क्षारकता। ठीक है, अम्ल के मामले में n क्या है? अम्ल की क्षारकता। अगर ये सूत्र आपने किसी क्षार पर लागू कर दिया तो n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा क्षार की अम्लीयता। भाई अम्ल जितने OH देता है ना, भाई अम्ल जितने HN देता है वो अम्ल की क्षारकता होती है। अम्ल जितने HN दे सकता है वो क्या है? अम्ल की क्षारकता। क्षार जितने OH दे सकता है वो क्या है? क्षार की अम्लता। तो अम्ल के मामले में N क्या है? अम्ल की क्षारकता यानी HN। हर अम्ल की क्षारकता फिक्स होती है, क्षार की अम्लता फिक्स होती है। अलग टॉपिक इंट्रोडक्टरी क्लास में जो फाउंडेशन क्लासेस हैं वहां पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो N अम्ल का मामला हुआ तो स्मॉल n क्या है? अम्ल की क्षारकता हो जाएगी। अगर क्षार का मामला हुआ तो ये n क्या हो जाएगा? क्षार की अम्लता। मतलब ये फार्मूला मैं अम्ल के लिए भी लागू कर सकता हूं और क्षार के लिए भी। शॉर्ट मैसेज ये, अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अम्ल द्वारा दिए गए H आयनों की संख्या। क्षार की अम्लता क्या होती है? क्षार द्वारा दिए गए OH आयनों की संख्या। 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, चौथा आप यहाँ पे एक और याद रखेंगे, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, बार बार आपको निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। तो इसका हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। मोलों की संख्या निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, किसी भी पदार्थ के भार को आप भाग कर दीजिए कैसे? उस पदार्थ के अणुभार से। मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। याद करना है आपको। 5वां ये फंडामेंटल क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया गया है। समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। जो मैं अभी बता रहा था, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार, ठीक है, बटा अम्ल की क्षारकता। ये अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला हो गया। छठा, क्षार का, चलो शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या आ जाएगा भाई? क्षार का अणुभार, ठीक है, और बटा
अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की क्या होती है, अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता। इसके साथ ये छोटा टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखिएगा, बाद में याद करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।